नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये इतिहास कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, शायद आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। चूँकि आप लोगों में से कईयों ने एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम रहे, आप लोग ने एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप लोग को ये मालूम हुआ होगा कि एग्ज़ाम में जो इतिहास से संबंधित किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी राय है, मेरा जो ओपिनियन है कि इतिहास से संबंधित ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि इतिहास नहीं पूछा जाता है। तो दुनिया कहा जाए, भारत में सबसे नंबर 1 का जो सरकारी नौकरी होता है वो आईएएस का होता है। तो उसमें भी इतिहास का रोल, और साथ ही साथ जो सबसे लोएस्ट ग्रेड ग्रुप डी का होता है उसमें भी इतिहास का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो जब इतिहास इतना इम्पोर्टेंट है तो इतिहास को क्यों ना हम अच्छे तरीके से मजबूत कर लें, ताकि इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको हम लोग बेहिचक एग्जाम में बना दें। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे तरीके से नहीं पढ़िएगा तो मेरिट में आपका नाम नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना है? पढ़ते तो सभी हैं, आप कहिएगा हम भी पढ़े हुए हैं लेकिन मेरा मेरिट में नाम नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ में जो पढ़े हैं उसका मेरिट में नाम आ जा रहा है, या मेरे दोस्त का किसी का भी वो नाम आ जाता है, लेकिन आपका नाम छूट जाता है। तो क्यों छूट जाता है? कभी इस पर विचार किए हैं, कभी सोचे हैं? तो छूटने का एक बहुत सा कारण जो है कि कॉन्सेप्ट के साथ आप जो है उसको नहीं पढ़े हैं, बस रट्टा मार लिए हैं। क्योंकि कहता है कि हिस्ट्री जो होता है वो रट्टा मार होता है, उसको रट लीजिए। जी नहीं, अब वो समय चला गया। ठीक है ना, तो अब वो समय चला गया। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। इसलिए एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इतिहास में हम लोग, इतिहास है क्या? इतिहास क्या है? इतिहास जो है अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत का मतलब हो गया कि हमारे जो पूर्वज, तो हमारे पूर्वज में जो भी घटना घटा हुआ है, आज से लेकर कई लाख वर्ष पहले जो भी घटना घटा है, घटना घटने का मकसद ये नहीं है कि कुछ एक्सीडेंटल हुआ है, नहीं, घटना घटने का मतलब ये हो गया है कि हमारे आज से लेके कई लाख वर्ष पहले हमारे पूर्वज यानी कि होमो सेपियंस के द्वारा, उस समय के लोगों के द्वारा कैसा रहन सहन था, उसका खान पान क्या था, ठीक है ना, वो कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, ये सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास कहलाता है। और एक क्रम से, ठीक है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसको वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर इतिहास को हम लोग पढ़ना है, अगर हम लोग इतिहास को मजबूत करना है तो बिल्कुल जो है ना जीरो से स्टार्ट कीजिए, तब पढ़ने में मजा आएगा। और बीच से ही हम स्टार्ट कर देंगे मुगल काल, ठीक है ना, तो वहां से फिर आपको क्या होगा, रटना पड़ जाएगा। तो देखिए इतिहास में बिल्कुल अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पढ़ने में कितना मजा आएगा। ठीक है ना, तो इतिहास समझ गए। इतिहास क्या है? अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास जो स्टार्ट है, सबसे पहले हम लोग जो इतिहास हमारे अध्ययन, मतलब जो हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को जो लिखा है वो पाषाण काल से स्टार्ट किया है। यानी कि हमारे जो इतिहास है जो हम लोग पढ़ेंगे और जहाँ से क्वेश्चन इतिहास में पूछा जाता है स्टार्टिंग से, वो पाषाण काल है। पाषाण काल मतलब स्टोन युग, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, ठीक है ना। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, और काल का मतलब समय। अब कहिएगा कि ये पाषाण काल यानी पत्थर का समय क्या है? क्योंकि अभी ना हम लोग जो सोचते हैं कि एक बार में कुछ ऑर्डर कर देते हैं खाने के लिए तो तुरंत आ जाता है, कहीं जाना है तो हम लोग फ्लाइट से, एरोप्लेन से, ट्रेन से चले जाते हैं, रहने के लिए एक से एक घर है, आलीशान होटल है, मकान है। लेकिन आज से 20 से 25 लाख वर्ष पहले आप लोग को ये लगता है कि यही चीज पहले उपलब्ध था? जी नहीं था। तो उस समय लोग क्या रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ
कैसे पहनते थे, वो सभी के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो वही पाषाण काल, पाषाण काल से मतलब ये हो गया कि उस समय का जो समय था, जो पाषाण काल का जो समय था, तो उस समय के लोगों का ज़्यादातर जो उसका रहने के लिए, खाने के लिए जो भी चीज़ ज़्यादातर पत्थर से ही, उस पत्थर का उपयोग ही ज़्यादातर उसमें किया गया है। अब कहिएगा कि रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए पत्थर का उपयोग क्या किया गया है, तो पत्थर का उपयोग करके फिर उसका उपयोग करता था। जैसे मान लिया जाए रहने के लिए, रहने के लिए जो क्या था कि उस समय मकान नहीं थे, घर नहीं थे, तो वो क्या करते थे, पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। पहाड़ तो प्रकृति का दिया हुआ चीज है, क्योंकि उस समय लोग न खेती करना जानते थे, न उसको आग का मालूम था, उसको कुछ भी मालूम नहीं था। वो जैसे भगवान ने उसको दिया है उसी के रूप में वो जो प्राकृतिक रूप से वो जीते हैं। उस समय के लोग प्राकृतिक रूप से ही जीते थे, मतलब प्रकृति के द्वारा जो भी चीज डायरेक्ट में दिया गया है उसी का उपयोग करता था, और उसका भी पूरा पूरा उपयोग करना वो नहीं जानता था। उसमें उस समय के लोगों में वो इतना विकास नहीं हुआ था, बुद्धि में उस समय के लोगों को इतना विकास नहीं हुआ था कि प्रकृति का भी अच्छी तरीके से उपयोग करना नहीं जानते थे। क्योंकि उस समय के लोगों के द्वारा रहने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, क्योंकि वर्षा के बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। साथ ही साथ खाने के लिए, आज तो नहीं कि हमारे एकदम देखते हैं एक से एक मिष्ठान वैरायटी बना हुआ है, जो चाहते हैं वो मन करता है। उस समय जब आग ही नहीं था और उस समय लोग को ये बुद्धि में विकास ही नहीं हुआ था कि क्या खाएं, कैसे खाएं, तो वो डायरेक्ट प्रकृति के द्वारा जो कंद मूल फल ये सभी जो है, वो प्रकृति के द्वारा जो भी चीज दिया गया है उसी को खाते थे, उसी को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ वो जानवरों का शिकार करता था। ये जो पेड़ जो था, पेड़ के द्वारा तो वो कंद मूल फल ये सब खाते ही थे, साथ ही साथ वो जानवरों का शिकार करके भी खाते थे। तो जानवरों का जो शिकार करता था, वो शिकार करते तो वो पत्थर के ही माध्यम से करते थे। वो पत्थर को फेंक के जानवर आता था, उसी को क्या करते थे, पत्थर का उपयोग करके ही जानवरों का शिकार करता था। तो यहाँ पे भी पत्थर का उपयोग हुआ। रहने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, वहां भी पत्थर का उपयोग हुआ, पहाड़ जो हुआ पत्थर का, ठीक है। और जो है उस समय लोगों के द्वारा पहनने के लिए सबसे शुरू का जो समय है, पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे, जो पाषाण काल का जो सबसे पहला स्टार्टिंग हुआ है पाषाण काल, उस समय लोगों के द्वारा जो रहन सहन था वो यूं ही नंगे रहते थे। उस समय पहनने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, उसको बुद्धि का विकास ही नहीं था कि हम क्या पहने, बस यूं ही रहते थे, नंगे रहते थे। लेकिन समय के साथ विकास होते चला गया, हम लोग सीखेंगे आगे कि कैसे कैसे मानव में बुद्धि में विकास होते चला गया, और वो धीरे धीरे से लेकर आज तक का जो जीवन है, यही इतिहास है, यही पढ़ना है। इसी पीरियड में तब से लेकर आज तक का जो घटना घटा है वही इतिहास है, और क्या है इसमें, और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस समझते जाइए और पढ़ते जाना है। अब जो है पाषाण काल समझ गए, पाषाण काल क्या है। अब यहाँ पे एक आता है इतिहास, हम लोग समझ चुके हैं इतिहास किसे कहा जाता है। तो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। ध्यान दीजिएगा बातों पे, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इतिहास का पिता या इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इतिहास का पिता किसे कहा गया है, हेरोडोटस को, हेरोडोटस को इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा गया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। और इतिहास का जनक कौन हो गया, हेरोडोटस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, हमारे विद्वानों ने या हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को अध्ययन के लिए, ठीक है ना, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। इतिहास को हमारे विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। चूंकि अगर इतिहास को अगर 3 भाग में नहीं बांटता तो इतिहास बहुत बड़ा टॉपिक है, इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो किसी भी बड़े चीज को अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उसको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो देखिए आप पढ़ते ही हैं,
तो जो बड़ा चैप्टर है, जो बड़ा टॉपिक है, उसको अगर थोड़ा थोड़ा चीज में, थोड़ा थोड़ा टॉपिक में बदल देते हैं तो वो पूरे टॉपिक कवर हो जाता है। तो इसीलिए इतिहासकारों ने पूरे इतिहास की जानकारी के लिए हमारे इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है ना? वो 3 भाग कौन कौन है? एक है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसको कि प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो हमारे विद्वानों ने या इतिहासकारों ने इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा है? 3 भाग में बांटा है। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल, जो 3 काल है, ये तीनों काल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये प्राग ऐतिहासिक काल का है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, यानी लिखित स्रोत नहीं है। अब इसको समझिए कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई लिखा हुआ साधन नहीं है कि ये चीज इस काल की है, ये प्रागैतिहासिक काल की है, ये वस्तु प्रागैतिहासिक काल के है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। उस समय का जो भी चीज घटना घटा हुआ है लिखा हुआ नहीं है। तो अब कहिए, जब लिखा हुआ नहीं है तो तब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? हाँ, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त जो है वो पुरातात्विक जो स्रोत है, पुरातात्विक जो स्रोत है, उस पुरातात्विक स्रोत से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं? उसमें अभिलेख आ जाता है, स्तंभलेख आ जाता है, सिक्के आ जाते हैं, मुहरें आ जाते हैं। ये सभी जो है इससे उसके समय, माना कि जो उस समय का जो स्मारक था, उस समय का जो स्तंभ था, अभिलेख था, उस समय के अभिलेख का समय निकाल के उसका आयु निकाला जाता है। वो कार्बन जो है C14 जो है कार्बन डेटिंग के माध्यम से आज से कई लाख वर्ष पहले के वस्तु का हम लोग पता कर सकते हैं कि ये वस्तु कितने साल पहले की है। ठीक है ना? तो उसी के अनुसार ये जो 3 काल में बांटा है, तीनों काल का समय अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तीनों काल का समय अलग अलग दिया हुआ है। जैसे प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, ठीक है, ये 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी वर्ष पूर्व तक है। 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय है, प्रागैतिहासिक काल का समय है। ये कहाँ से हम लोग पता चलता है इसके बारे में? ये पुरातत्व स्रोत से, जिसमें अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र, स्मारक, ये सभी चीज, मुहरे से, ये सभी चीज से हम लोग को प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल समझ गया, आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कहां से कहां तक का समय इसके अंतर्गत रखा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानव सभ्यता जो आरंभ हुआ, हम जो बोले 25 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व से लेकर जो मानव सभ्यता आरंभ हुआ, वहां से लेकर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से पहले तक, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद नहीं, मानव सभ्यता से आरंभ जब हुआ वहां से लेकर हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के पहले तक का जो काल है, जो समय है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक। अब जो है दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल के किसे कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल समझिए, उसमें क्या था? हमारे पास कोई लिखित स्रोत नहीं था, लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है। ध्यान दीजिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य है।
लेकिन उस लिखे हुए साक्ष्य को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत है, लेकिन क्या लिखा हुआ है अभी तक पढ़ ही नहीं पाया है। तो जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो लिखा हुआ है, साक्ष्य है, स्रोत है, उसको अभी तक पढ़ नहीं पाया है, वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। ठीक, ये जो हमारा 10,000 से लेकर, ये दो पीरियड में 10,000 से लेकर 4,000, ठीक है, और फिर 7,000 से लेकर 4,000 तक, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल ये समझ लीजिए कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है। समझ गए ना। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कहां से कहां तक का समय रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता से पहले, ये ध्यान दीजिएगा। कहां से कहां तक हो गया आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता से पहले तक का काल आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक, अब तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जिसको कि हम लोग हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इंग्लिश में। ऐतिहासिक काल क्या है। दो काल तो हम लोग पढ़ लिए। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत भी है और उस लिखित स्रोत को पढ़ा भी जा सका है। तीनों काल में यही अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। पहले ऐतिहासिक काल समझ लीजिए। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत के साथ साथ उस लिखित स्रोत को पढ़े भी जा सके हैं, वो हमारे ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। अब तीनों काल में अंतर देखिए क्या हो। पहले ऐतिहासिक काल यहां तक हो गया। अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, कहां से कहां तक का काल रखा गया है। क्योंकि वैदिक साहित्य, वैदिक काल यानी वेद, वैदिक काल का मतलब क्या हो गया, वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, महाभारत, ये सब तो लिखा हुआ है ना, इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य जो हो गया, वैदिक काल से लेकर अभी तक का जो चल रहा है, वो हमारा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है, जिसके के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटता है। कौन कौन काल में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यही ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक, यही ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो तीनों काल में क्या अंतर हो गया कि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत था, लेकिन उस क्या लिखा हुआ है लिखित स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। और ऐतिहासिक काल में जो लिखित स्रोत है उसको पढ़ भी लिए हैं, जैसे कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बहुत से जितना भी किताब तब से लेकर सब बताएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या क्या होता है। ठीक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे जो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसको क्या किया है, इतिहास इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता चला गया ताकि इतिहास को स्टडी, इतिहास का स्टडी हम लोग आसानी से कर लें। ठीक है, स्टूडेंट यही क्या करता है, जैसे ये प्राग ऐतिहासिक कितना बड़ा बड़ा नाम सुनता है तो नामे देख के भाग जाता है, टॉपिक छोड़ देता है, उस चैप्टर छोड़ देता है। और इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्टूडेंट क्या करता है, एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं मारेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबा। अगर आप नहीं मारिएगा, क्वेश्चन अगर छोड़ दीजिएगा, तो जो ये टॉपिक पढ़ लिया है वो तो क्वेश्चन का जवाब दे देगा, मेरिट उसका बन जाएगा, यहीं पे आप छटा जाइएगा। आपको दिक्कत कहाँ होती है, आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं तो आप सुन के बिल्कुल सुनिएगा, कहीं नोट्स भी नहीं बनाइएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा, तो ये माइंड में आ जाएगा आप लोग को। ठीक, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल, ये जो हम लोग पढ़े पहला जो काल प्राग ऐतिहासिक काल, तो यही प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को भी हमारे विद्वानों ने, अर्थात इतिहासकारों ने पाषाण काल को भी उसका अध्ययन करने के लिए
पाषाण काल का अध्ययन करने के लिए उसको भी 3 काल में बांटा है। पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड। ये जो 3 काल है पाषाण काल कितने काल में बांटा गया है? 3 काल में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 काल है। इस तीनों काल के बारे में हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, नव पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या हुआ है। क्योंकि पूरा पाषाण काल जो है वो पाषाण काल का सबसे स्टार्टिंग का काल है, शुरुआत का काल है पूरा पाषाण काल। तो उस समय के लोगों के द्वारा उसका जो रहन सहन खान पान बताए थे वो बिल्कुल प्रकृति प्रदत्त जो चीज था उसी से वो निर्भर करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद मनुष्य में विकास होते चला गया, मनुष्य के बुद्धि में विकास होते चला गया, तो फिर वो मध्य पाषाण काल में आया। फिर मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद फिर नव पाषाण काल में आया। नव पाषाण काल में उसका काम जो है, उसका जो सोचने की क्षमता है वो अलग हो गया। तो मनुष्य के जो सोचने की क्षमता के अनुसार ही काल में बांट दिया गया है। जैसे जैसे मनुष्य के बुद्धि में विकास होते चला गया और मनुष्य क्या करते चला गया, समझिए उसका एक तरह का इन्वेंशन करते चला गया, एक तरह का आविष्कार करते चला गया अपनी जरूरत के अनुसार, उसी के आधार पर उसको 3 काल में बांटा है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पे ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो जो पुरातात्विक स्रोत बताए कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या था साधन, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम लोग उसका पता करते हैं। तो ये जो है भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन थे? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन थे? ये अलेक्जेंडर कनिंघम। नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये ब्रिटिश सैनिक थे, रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक थे। जब रिटायर्ड हो गए तो इन्होंने यहीं पे हमारे भारत में ही उनका सेवा था। तो यहाँ से जब रिटायर कर गए अपना ब्रिटिश सैनिक से, तो उन्होंने भारत में पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक जो है स्रोत में उन्होंने इंटरेस्ट जगाया। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने पुरातात्विक स्रोत की खोज करना चालू कर दिया। तो भारत में पुरातात्विक स्रोत का जो जनक कहा जाता है, जो कि सबसे पहले आरंभ करने वाले को ही जनक कहा जाता है। जैसे कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है ना, उसी प्रकार भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। एक क्वेश्चन और आता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक, ये जो लोग प्रागैतिहासिक काल और आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल समझे ना, तो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा दिया गया है, इसलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। अब इसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले किस चीज का जानकारी दी है वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक देखिए, धीरे धीरे इसके बारे में पता चलते चला जाएगा। मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम औजार, मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का उपयोग किया था? किस औजार का उपयोग किया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला प्रथम औजार हस्त कुठार, जिसको कि इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं। इसी हस्त कुठार को हाथ कुल्हाड़ी भी, हस्त मतलब हाथ हो गया और कुठार मतलब कुल्हाड़ी हो गया। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला जो प्रथम औजार था वो हस्त कुठार था, हैंड एक्स। ये नहीं कि परमाणु बम दे दीजिएगा, ऑप्शन में परमाणु बम रहेगा तो हथियार के रूप में, औजार के रूप में परमाणु बम नहीं दे दीजिएगा। अभी का दौर नहीं, आज से 20 से 25 लाख वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या क्या था? हस्त कुठार, हाथ कुल्हाड़ी। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट, ये हस्त कुठार की खोज, ये जो सबसे पहला जो औजार था प्रागैतिहासिक कालीन जो औजार था हस्त कुठार, इसकी खोज किसने की? इस हैंड एक्स की खोज किसने की? तो इस हैंड एक्स हस्त कुठार की खोज इन्हीं रॉबर्ट ब्रूस फूट जी ने किए थे। यही जो हमारे थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला औजार हस्त कुठार था, इसी हस्त कुठार की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही किया था। ठीक है, और इस
ये जो हस्त कुठार था ये कहाँ मिला था? ये अतिरंपक्कम में मिला था। कहाँ मिला था? अतिरंपक्कम में। ठीक है, ये अतिरंपक्कम कहाँ है वर्तमान में? ये अभी चेन्नई में जगह है अतिरंपक्कम, और ये चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कहाँ से प्राप्त हुआ था, वो अगर अतिरंपक्कम दिया रहेगा तो अतिरंपक्कम रहेगा, अगर ये शहर का नाम दिया रहेगा तो चेन्नई देना है, अगर राज्य का नाम दिया रहेगा तो तमिलनाडु देना है। तो इसी प्रथम हस्त कुठार की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा अतिरंपक्कम में खोज करने के कारण सबसे पहले खोज क्या था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने? इसलिए इन्हीं को प्रागैतिहासिक काल का, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। तो यहाँ पे कितने जनक हो गया? 3 जनक। इतिहास का जनक हेरोडोटस, भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, और भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट। तीनों के बारे में अलग अलग है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये हो ही गया मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम औजार हस्त कुठार हो गया। चलिए अच्छा, अभी हम बताएं कि पाषाण काल के समय मानव की जीविका का मुख्य आधार, यानी कि पाषाण काल में मानव का जो खाने के लिए जो जीवन यापन क्या था, उसका मुख्य जो जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो पाषाण काल के समय मानव की जीविका का मुख्य साधन शिकार, आखेटक जिसको बोलते हैं, यो आखेटक थे, शिकार करते थे, वो शिकार करके खाते थे। उस समय न पशु, उसको ज्ञान नहीं था खेती करने का, न पशुपालन करने का, तो उसका सबसे जीविका का मुख्य साधन क्या था? वो फल फूल कंदमूल खाते थे ही, साथ साथ वो शिकार करके जानवरों का, पक्षी चिड़िया का मांस खाते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे पाषाण काल के अंतिम समय, यानी कि पूरा पाषाण काल का जो अंतिम समय अर्थात मध्य पाषाण काल का स्टार्टिंग का समय, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आग का उपयोग करने का तरीका सीखा। क्योंकि आग तो था, आग तो जंगल में आग लगता था तो वो उससे आग था, लेकिन आग का क्या उपयोग करें उसको मालूम ही नहीं था। तो धीरे धीरे उन्होंने आग का उपयोग करना चालू कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब इनको भी 3 काल में बांटा गया है, समझे ना? पूरा पाषाण काल को निम्न पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये आप लोग माइंड में रख लीजिए। तो उसी उच्च पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज हुआ। मुख्यतः आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, यही ज्यादातर पूछा जाता है। अगर उसमें भी अंदर से दे दे पूरा डीप करके कि पूरा पाषाण काल के 3 काल में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ऐसे में पूरा पाषाण काल में। अब देखिए क्या बताए, धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि में विकास होते चला गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो बुद्धि में विकास हो गया, उसके काल का बांट दिया, उसको काल को बांट दिया क्या? किसमें? पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में। तो पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ? तो मध्य काल में, मेसोलिथिक पीरियड। पशुपालन का आरंभ कहां हुआ, कब हुआ, कहां, किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में, जिसको कि मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम जो पशुपालन का आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, कहां से यह मालूम चलता है? किस जगह से पशुपालन का प्रथम आरंभ किस जगह से हम लोग को मिलता है? ये हम लोग को मिलता है बागौर से और आदमगढ़ से। ये बागौर कहाँ है? ये बागौर है राजस्थान में, और ये आदमगढ़ कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो ये जो पशुपालन का जो आरंभ हुआ मध्य पाषाण काल में, ये हम लोग कहाँ से पता चलता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हो चुका था? ये बागौर जगह से और आदमगढ़ जगह से, वहां से हम लोग का सोर्स से पता चलता है कि भारत में मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ हो चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बागौर और आदमगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन और बनेगा कि भारत में जो पशुपालन का आरंभ हुआ, तो मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? पशुपालन तो स्टार्ट हो गया, तो मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? उस पशु का नाम है कुत्ता। ध्यान दीजिएगा, उस पशु का नाम था, क्या था? कुत्ता, डॉग। ठीक है ना, उस पशु का नाम क्या था? डॉग, कुत्ता था।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य ने जो सबसे पहले पालतू पशु बनाया, किस पशु को बनाया? कुत्ता को। ठीक है, कुत्ता, डॉग को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? पशुपालन आरंभ हो चुका था, उसके बाद धीरे धीरे कृषि का आरंभ हो गया। मनुष्य के द्वारा कृषि का आरंभ हुआ, ठीक है ना। तो मनुष्य के द्वारा कृषि का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आग का आविष्कार, पशुपालन का आरंभ और कृषि का आरंभ, ठीक है ना। कृषि का आरंभ कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। तो भारत में जो कृषि का आरंभ हुआ, ये कहां से पता चलता है कि कृषि सबसे पहले भारत में कहां पे स्टार्ट हुआ? उस जगह का नाम है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां है वर्तमान में? अभी ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहां है? ये पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले जो कृषि का आरंभ हुआ कहां पे हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में वर्तमान में, ठीक है ना। सबसे पहले कृषि का आरंभ मेहरगढ़ में हुआ। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम अनाज। जो खेती किया तो सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया उन्होंने? तो वो जौ था, जिसको हम लोग इंग्लिश में बार्ली कहते हैं। ये गेहूं था जिसको कि व्हीट कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितना भी आप बता रहे हैं, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और जब पूछा गया है तो आगे आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इतिहास में क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं होगा। जो इतिहास में घटना घटित हुआ है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि डिटेल्स हम लोग नहीं पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन छूट जाता है। अगर इस तरह डिटेल्स हम लोग पढ़ते चले जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जौ हो गया। हाँ, अब चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? जौ गेहूं तो हम लोग जान गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि मेहरगढ़ में ही जो है कि वहां पे चावल का भी आरंभ हुआ, नहीं। चावल का जो हम लोग को मिलता है साक्ष्य, चावल का जो साक्ष्य मिलता है, ध्यान दीजिएगा, चावल का जो साक्ष्य मिलता है प्रथम साक्ष्य, ये कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। ये ध्यान दीजिए, कोल्डी हवा। चावल का प्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? चावल हम लोग खाते हैं ना, वो चावल का प्रथम जो साक्ष्य मिलता है, एविडेंस मिलता है, वो कहां? कोल्डी हवा में मिलता है। ये उत्तर प्रदेश में है। पहिए का आविष्कार। अब देखिए धीरे धीरे आदमी खेती करने लगा, कृषि करने लगा। कृषि करने के साथ साथ जो अनाज को उपज करने लगा, तो अनाज को खेत में जो अनाज करता था, उस अनाज को घर तक लाने के लिए कोई न कोई साधन उसको जब ऐसे लाता था, अपने माथे पे लाता होगा, तो उसको ज़्यादा समय लग जाता होगा, या कुछ अनाज वर्षा के कारण वहीं रह जाता होगा। बहुत मतलब क्षति बहुत होते होंगे उस समय। तो धीरे धीरे जब मनुष्य के बुद्धि में विकास होते चला गया, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? पहिए का आविष्कार के बाद सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जल्दी से हम लोग अपने घर ले जाएं। तो क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण, देखिए जैसे जैसे जरूरत पड़ते चला गया, उसके अनुसार मनुष्य अपना आवश्यकता को पूरा करते चला गया। क्योंकि कहा गया है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होती है तभी उसका आविष्कार होती है। तो मनुष्य में जैसे जैसे आवश्यकता होते चले गई, आविष्कार होते चला गया, खोज होते चला गया, ठीक है ना। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास का जो देखिए, हाँ अब देखिए, मनुष्य में अस्थायी निवास का प्रमाण। अस्थायी निवास यानी कि पहले क्या थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? घमंतु के द्वारा थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। क्योंकि जैसे उस समय के लोग जो है खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो क्या करते थे, उस समय एक जगह जब रहते थे तो वहाँ पे जैसे कहीं फल लगा हुआ है पेड़ में, ठीक है, तो उस फल जब खत्म हो जाता था, तो अब तो भोजन के लिए तो वो उस जगह खत्म हो गया, तो अब दूसरी जगह उसको जाना पड़ता था। या उस जगह शिकार जो रहता था, वो शिकार करके कुछ शिकार करता था, तो शिकार डर जाता था, डर के मारे जो शिकार दूसरी जगह चला जाता था, तो उस जगह नहीं आते थे शिकार। इसलिए उसी शिकार और भोजन के तलाश में वो चेंज करते थे जगह, एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने खेती करना आरंभ किया, पशुपालन का आरंभ किया,
तो धीरे धीरे वो अस्थाई निवास वो रहने लगे, एक अस्थाई जगह वो उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो अस्थाई निवास का जो है, अस्थाई निवास का प्रमाण कब मिलता है? ये नवपाषाण काल में ही नव अस्थाई निवास हुआ। और ये कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में, क्योंकि कृषि का आरंभ मेहरगढ़ में हो चुका था। कृषि का आरंभ मेहरगढ़ में हो चुका था। तो जब कृषि का आरंभ मेहरगढ़ में हो चुका तो बताया कि वहां पे जो अन्न को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए तो उसको चाहिए अस्थाई निवास। तो अस्थाई निवास नवपाषाण काल में और ये मेहरगढ़ में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक अस्थाई निवास हो गया मेहरगढ़ में और सर्वप्रथम कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में है। नेक्स्ट है भारत में मनुष्य संबंधी प्रमाण। हाँ, ये क्वेश्चन पहले पढ़ना था। मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य संबंधी प्रमाण के सबसे पहले मनुष्य भारत में कहां पे आया? मनुष्य जो है सबसे पहले, यही हम लोग को पढ़ लेना था, लेकिन चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कि मनुष्य संबंधी प्रमाण सबसे पहले भारत में मनुष्य सबसे पहले कहां आया? तो वो नर्मदा घाटी में। कहां आया? नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश में। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच है नर्मदा घाटी। कहां पे? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में है नर्मदा घाटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसी नर्मदा घाटी में ही से ही पता चलता है भारत में सबसे पहले मनुष्य संबंधी का प्रमाण कहां पे? नर्मदा घाटी। वहीं पे मनुष्य का कंकाल, उसी का अध्ययन करके ये हम लोग पता करते हैं कि नर्मदा घाटी में ही भारत में मनुष्य संबंधी प्रमाण मिला है, जो कि नर्मदा घाटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये कहाँ है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में। नेक्स्ट है भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? क्योंकि पूरा पाषाण काल के समय, यानी पाषाण काल के समय लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। ऐसे भी आप बच्चे को घर में रख दीजिएगा बंद करके, उसको आप जैसे कि अभी के दौर में क्या है, मोबाइल दे देते हैं, ये सब चीज़ उसका मनोरंजन के लिए। उस समय तो ये सब चीज़ नहीं था। तो बच्चे को अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो वो क्या करेगा? पेन और पेपर लेके क्या करने लगेगा? चित्रकारी करने लगेगा। ठीक है, नहीं कुछ मिला तो वो चित्रकारी बनाना चालू कर देता है। तो उस समय के जो लोग थे तो उसको तो पेन पेपर था ही नहीं, तो क्या करते थे? वो पत्थर से ही, जो पहाड़ों की गुफाओं में ही चित्र बनाते थे। ठीक है, वो चित्र किस चीज का होता था? वो चित्र होता था जानवरों का शिकार करते हुए। भीमबेटका एक जगह है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जगह है, भीमबेटका यहां तक दिखा है। ठीक है, ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है भीमबेटका? ये मध्य प्रदेश में है। ये जो मध्य प्रदेश, जहाँ की हम लोग आदमगढ़, जो कि सबसे पहले पशुपालन का आरंभ हुआ, वहीं से पता चलता है आदमगढ़ से। तो यही मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, जिसकी राजधानी है भोपाल। तो ये भीमबेटका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए। इसको बिल्कुल सबसे पहले इसी को याद कर लीजिएगा। भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? शैल चित्र के लिए, जिसको कि रॉक पेंटिंग कहा जाता है। ये भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, एक जगह है रायसेन जिला, वहीं पे भीमबेटका है। तो भीमबेटका प्रसिद्ध है शैल चित्र। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग, पहाड़ पत्थर का पेंटिंग, यानी पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पेंटिंग करते थे उस समय के लोग। समझिए, उस समय के लोग, जिस समय के उसको क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कहाँ रहेगा, यह बुद्धि नहीं था, लेकिन वो चित्रकारी करता था। क्योंकि चित्रकारी कुछ से कुछ बैठ के क्या करेगा? बैठ के तो सब काम हो गया उस समय। आज तो नहीं ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम करते हैं तो बिजली का बल्ब चल रहा है, रात भर काम होता है, शाम होते होते अंदर। अब अंदर में कितना सोएगा भाई? एक 6 बजे से लेकर 6 बजे 4 बजे भोर तक तो नींद नहीं लगता। तो वो क्या करते? चित्रकारी करता था। चित्रकारी क्या करता था? शिकार करते हुए, जो शिकार करता था उसी का पेंटिंग बनाता। देखो, हाँ, घर में बताता था, देखो हम यहाँ ऐसे गए, ऐसे मारते थे। तो वो चित्रकारी करते हुए चित्र बनाता था। नाच नृत्य भी करते थे। तो नृत्य करता हुआ, यानी कि उस समय जो जो वो जब करते थे उसी का चित्र बनाया है भीमबेटका में। और ये अभी भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा भीमबेटका में चित्रकारी किया हुआ उस समय का, आज से 20 से 25 लाख वर्ष पहले का जो समय था। ठीक है, तो देखिए समझ इंटरेस्टिंग के साथ। नेक्स्ट में धनुष बाण। ये जो धनुष बाण, तीर धनुष जो बोलते हैं, ये तीर धनुष ये अभी का समय लकड़ी का नहीं जो होता है, पत्थर का ही। वो धीरे धीरे जो मध्य पाषाण काल में, क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो है धनुष बाण का स्टार्ट किया, प्रारंभ किया। कब हुआ था धनुष बाण का प्रयोग? मध्य पाषाण काल में।
ठीक है। होमो सेपियंस का विकास, होमो सेपियंस जो ज्ञानी मानव, आज हम लोग जो होमो सेपियंस से ज्ञानी मानव है, होमो सेपियंस के बारे में आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो होमो सेपियंस जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे होमो सेपियंस के बारे में। फिलहाल होमो सेपियंस क्या है, हम लोग का जो पूर्वज है होमो सेपियंस प्रजाति का ही है, ठीक है ना। होमो सेपियंस से पहले भी यहाँ पे जो है कि मानव थे। हम लोग का प्रजाति क्या है, हम लोग का प्रजाति, मानव का प्रजाति जो है कपी से रिलेटेड है। हम लोग का प्रजाति कपी था, बंदर था, लंगूर था, एप का भी प्रजाति था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, शारीरिक विकास भी होते गया और समय के साथ काल विकास होते गया, मनुष्य में रहन सहन सब चीज़ का विकास होते चला गया। उसका नतीजा आज तक हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। तो होमो सेपियंस का जो विकास हुआ आज से 30 से 40 हजार वर्ष पहले ही, 30 से 40 हजार वर्ष पहले होमो सेपियंस यानी ज्ञानी मानव का, ज्ञानी मानव से मतलब ये होगा नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल या कहिए मध्यपाषाण काल से पशुपालन का जो आरंभ हो गया। ज्ञानी का मतलब जो मनुष्य के बुद्धि में विकास होते चला गया, होमो सेपियंस हुआ। तो ज्ञानी मानव जो होमो सेपियंस का विकास जो हुआ आज से 30 से 40 हजार वर्ष पहले। चूंकि पूरा पाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख ईस्वी वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। चूंकि 10,000 ईस्वी पूर्व तो लास्ट था, हम क्या बोल रहे हैं उससे पहले 30 से 40 हजार वर्ष पहले, यानी पूरा पाषाण काल के समय ही जो है कि होमो सेपियंस का विकास हो चुका था। अच्छा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया, किस जानवर को, कुत्ता को, हम लोग यहीं पे सीख चुके हैं। हाँ, एक आता है क्वेश्चन गर्ताबास। गर्ताबास का पता कहाँ चलता है, गर्ताबास का मतलब हो गया गड्ढों का घर। गड्ढों का घर मतलब हम लोग जो बोलकर क्या बोलते हैं, बेसमेंट, ठीक है, जो जमीन के नीचे जो घर है। उस समय के समझिए कि कितना, अभी से तुलना कीजिए उस समय के लोग कितना बुद्धिमान था, जो कि गर्ताबास गड्ढों में रह के घर में रहता था। गर्ताबास में चूंकि ये गड्ढों का घर में इसलिए रहता था कि जानवरों से सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, जानवरों से सुरक्षा के लिए ये गड्ढों का घर बना के रहता था, गर्ताबास बोलते हैं। उस नीचे जाने के लिए सीढ़ी बना होता था, ठीक है। तो ये कहाँ पता चलता है गड्ढों का, बुर्ज होम जो कि एक जगह कश्मीर में स्थित है। ये बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। इसी बुर्ज होम से क्या पता चलता है, गड्ढों का घर उस समय के लोगों के द्वारा। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान, यानी कि समाधान, जब आदमी को जलाया जाता था तो उस आदमी के साथ, जब आदमी मरता था उसका शव जो जलाया जाता या उसको दफनाया जाता था, तो उसका उस समय लोग जो कुत्ता, अभी कुत्ता तो पालतू, अभी तक का समय में कुत्ता महत्वपूर्ण पालतू जानवर बन गया है। अभी तक तो हाईटेक, अभी का कुत्ता तो समझिए फॉर्च्यूनर पे, ऑडी पे घूमता है। तो उस समय के जो कुत्ता तो सब दिन पालतू रहा है। मनुष्य का सबसे सच्चा अगर साथी कहा जाए तो कुत्ता ही कहा जाता है। तो उस समय के लोग, जब मान लिया कि कुत्ता था, मालिक था, तो मालिक के जब मौत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, उस मालिक के साथ उस कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये पता चलता है कि मालिक के साथ, मानव कंकाल के साथ कुत्ते, यानी कि उस मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ये हम लोग कंकाल मिला हुआ है बुर्ज होम, यहाँ पे जहाँ पे गड्ढों का घर है बुर्ज होम में, यहाँ ये भी मिला हुआ है, मानव के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला हुआ है। मानव के साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो पाषाण काल से संबंधित ये सभी टॉपिक था, ये सभी फैक्ट थे। हमें आशा है कि आप लोग इस फैक्ट को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप लोग को कहीं मिलेगा तो मुझे ये 100% ये विश्वास है कि आप लोग बेहिचक उसको वहाँ से सही करके आइएगा, चाहे एग्जाम में रहे, चाहे आप लोग सेट प्रैक्टिस करते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए वहाँ पे। और इसमें जो एक चीज़ रह गया है, एक पूछा जाता है कि स्थल, ठीक है, साइट्स पूछा जाता है कि पूरा पाषाण कालीन स्थल, मध्य पाषाण कालीन स्थल और नव पाषाण कालीन स्थल। तो हम लोग एक दिन उसका जो है ये स्थल के बारे में, जो पाषाण कालीन स्थल है उसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हम लोग कुछ स्थल के बारे में यहाँ पढ़े, अतिरंपकम पढ़े, पल्लवरम प्रथम कलाकृति,
पल्लवरम भी सीखेंगे। याद रख लीजिएगा, पल्लवरम भारत में प्रथम कलाकृति किस जगह पे, पल्लवरम, वहीं पे चेन्नई में, ठीक है। और आदमगढ़ और बागोड़ पढ़े, आदमगढ़ और बागोड़ पढ़े, ठीक है। फिर मेहरगढ़ पढ़े, कोल्डियावा पढ़ गए, नर्मदा घाटी हो गया, भीमबेटका हो गया, ठीक है, बुर्ज होम हो गया। तो कुछ कुछ स्थल हम लोग पढ़ें और कुछ कुछ स्थल को हम लोग पढ़ेंगे एक दिन अच्छे से। इसका लास्ट क्लास होगा और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो टॉपिक होगा, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखिए। अगर हम एक बार में नहीं समझे दोबारा उसको देखिए और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट करके पढ़िए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग में जो स्टूडेंट है दूसरे को भी शेयर कीजिए, उसमें दोस्त हो सकता है, साथी हो सकता है, बहन हो सकता है, रिश्तेदारी हो सकता है, रिश्तेदार में कोई भी, उसको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी नॉलेज हो जाए और वो भी एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वालिफाई करके अपना शानदार जॉब करके मजा ले, ठीक है। बस